इनकम टैक्स कहते किसे हैं, इसके स्कोप में क्या कुछ आएगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे कौन से हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। स्कोप ऑफ टैक्स में क्या है, ये आईकैप की बुक है, आप लोग उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। स्टार्ट में कुछ बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट हम इस बुक से करेंगे, अपने मोबाइल के ऊपर इसको कर लीजिएगा, नहीं तो इसके ऊपर आ ही रहा है, आप बस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। इनकम टैक्स shall be imposed for each tax year on every person who has a taxable income as per the applicable tax rate। ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स क्या है, इनकम टैक्स लगाया जाता है हर टैक्स ईयर में, ठीक है। तो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर से क्या मतलब है, टैक्स का कौन सा ईयर होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कितनी टाइप्स हैं इसकी, ये आज का बेसिक हमारा इस टॉपिक होगा। हमने अभी पढ़ा है कि आप लोगों को आइडिया होगा, ईयर एक आपका फिजिकल ईयर चलता है, एक हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है, फाइनेंशियल फिजिकल एक ही होता है, कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं, 1 जनवरी से लेके 31। फिजिकल या फाइनेंशियल किसे कहते हैं, जुलाई टू जून चल रहा होता है आपका। तो भाई टैक्स ईयर क्या है, टैक्स वाला जो होता है वो जो अगले पर्सन की, किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की, मेरी, आपकी, जब एप्लीकेबल होगा, या कंपनीज की इनकम को फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए 1 साल का टेन्योर या उससे कम का टेन्योर रखते हैं, उसको वो नाम देता है टैक्स ईयर। लेकिन वो होता क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। कहने का मकसद ये है कि इनकम टैक्स हमेशा लगता है हर टैक्स ईयर पे, ठीक है। ये नहीं उसने लिखा कि हर फाइनेंशियल ईयर पे, फाइनेंशियल ईयर कैन बी टैक्स ईयर, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एवरी पर्सन, और हर पर्सन पे लगता है। टैक्स की नजर में पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, आप इंग्लिश की जुबान में तो हम ये है ना, पर्सन एक इंडिविजुअल को कहते हैं। तो टैक्स की नजर में जो पर्सन है ये इंडिविजुअल नहीं होता, ये भी हम देखेंगे पर्सन किसे कहते हैं। हु हैज अ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, सादा इनकम नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि उसकी आमदनी पे टैक्स लगाना है, उसकी कौन सी आमदनी पे लगाना है, टैक्सेबल आमदनी पे टैक्स लगाना है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है ये भी पढ़ना है। एज पर दी एप्लीकेबल टैक्स रेट, और उसकी टैक्सेबल इनकम के मुताबिक जो सा रेट लगता है वो रेट लगाना है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टैक्स का मेथडोलॉजी चलती है वो बेसिकली जितनी इनकम ज्यादा होती है उतना टैक्स ज्यादा होता है, ठीक है। स्लैब रेट्स बने हुए हैं। अगर कोई पर्सन साल का 10 लाख रुपया कमा रहा है तो उस पर टैक्स का रेट और है, कोई 1 मिलियन से 2 मिलियन कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है, उसका और है, ठीक है। कोई करोड़ रुपया कमा रहा है उसका और है, कोई बिजनेस से कमा रहा है तो उसके टैक्स रेट और है, कोई सैलरी से कमा रहा है तो उसके टैक्स रेट और है। तो ये सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे इनकम बदलेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बदल रहा होगा। स्लैब्स दिए होंगे कि इधर से इधर तक इतना टैक्स का रेट, इधर से इधर इनकम तक इतना टैक्स का रेट, तो वो हमने एक प्रॉपर एक तरीका देखना है। यही बातें इसने यहाँ लिखी है कि व्हाट इज अ टैक्स ईयर, व्हाट इज अ टैक्सेबल इनकम एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड, पर्सन किसे कहते हैं, टैक्स के रेट्स एप्लीकेबल क्या है, और उन रेट्स को लगाने का तरीका क्या है। आज से लेके क्लास के एंड तक, इनकम टैक्स के सेशंस के एंड तक हमने यही पढ़ने होना है। ये पूरा स्कोप है आपका टैक्स का, इनकम टैक्स का, इट इज फुल स्कोप। तो इन्हीं के ऊपर ग्रिप करनी है। टैक्सेबल इनकम कैसे बनेगी, हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या एग्जेम्प्ट है, क्या लॉएबल है वो पढ़ेंगे, टोटल इनकम कैसे आती है, टैक्सेबल कैसे आती है,
तो ये सारा हमारा टैक्स का यही स्कोप, इनकम टैक्स का। तो वापस आते हैं हम कि जी टैक्स ईयर क्या है। आज का मेन टॉपिक हमारा कि हमने टैक्स ईयर किसे कहते हैं। टैक्स की नजर में टैक्स ईयर जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक नॉर्मल टैक्स ईयर, एक स्पेशल टैक्स ईयर और एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। टैक्स ईयर की 3 इकसाम है, स्पेशल, नॉर्मल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, इसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों से ये पहचाना जाएगा कि ये नॉर्मल है, कुछ चीज़ों से पहचाना जाएगा ये स्पेशल है, और कुछ चीज़ों से पहचाना जाएगा ये ट्रांजिशनल है। हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है बस, कि अगर वो चीज़ पूरी होगी तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, अगर उसे हट के है तो ये स्पेशल है, अगर उसे हट के तो ट्रांजिशनल है। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा टैक्स ईयर जो 12 महीनों का हो, पहली बात, ठीक है, और हमेशा 30 जून को एंड हो। कब एंड हो? 30 जून को एंड हो। यानी कि फिर शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई पिछले साल, ठीक है। तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। ऐसा टैक्स ईयर जो 12 माह का हो और हमेशा कब एंड हो रहा हो? 30 जून को, ये नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2011 तक, 12 माह, खत्म 30 जून को हुआ, तो ये क्या आएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है। 1 जुलाई 2011 से लेके 30 जून 2012 तक, ये क्या होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है। इसी तरह 2009 पे चले जाएं, 10 पे चले जाएं। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें इसकी कि ऐसा टैक्स ईयर जो 12 माह का हो और 30 जून को खत्म हो रहा हो, वो नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। इसे नीचे आए, ऐसा टैक्स ईयर जो 12 माह का तो हो लेकिन 30 जून के अलावा खत्म हो रहा हो। एंड कब हो रहा हो? अदर देन 30 जून। मिसाल के तौर पे ईयर एंड खत्म हो रहा है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को, तो शुरू कब हुआ होगा? पिछले साल 1 सितंबर को। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी को, ठीक है। यानी कि कोई भी साल जो है तो 12 महीने का, लेकिन वो खत्म हो रहा है 30 जून के अलावा, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। अब ये होता क्यों है? नॉर्मली इसमें ये जो टैक्स ईयर होते हैं ये डिफाइन किए जाते हैं जिस पे टैक्स लग रहा है उसकी इनकम के मुताबिक, ठीक है। हमें उतनी इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि इनकी पैरामीटर्स क्या हैं, डेफिनेशन के। बस हमें ये आपके लेवल पे ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है या स्पेशल है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैसे एक बता देता हूं कि एक बंदे की सालाना इनकम हो सकता है क्लोज होती हो 30 जून के अलावा, 30 जून पे नहीं खत्म होती हो, तो उसको फिर स्पेशल टैक्स ईयर मिल जाता है। मिसाल के तौर पे बैंक है, बैंक 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो आमदनी कैलकुलेट करने का साल है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, तो हम तो 30 जून पे तो साल का मिड चल रहा होता है, तो इस वजह से उनका फिर टैक्स ईयर क्या हो जाता है? स्पेशल टैक्स ईयर। इसी तरह कुछ कंपनी जो राइस एक्सपोर्ट करती हैं उनका भी साल 30 जून में खत्म नहीं होता। अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स, ये जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिस तरह ये स्कैन्स है और हैं,
अब आप देखें ना बैच चलते हैं, तो साल पूरा होता है, एक अब बैच जा रहा है, 1 जून के बाद नया बैच आएगा, तो वो 12 महीने आपके पूरे नहीं हो रहे होते 30 जून तक। तो इस वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोगों का जो साल है वो आमदनी कैलकुलेट करने का साल 30 जून पे ख़त्म नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारा दिसंबर में ख़त्म होता है, सितंबर में ख़त्म होता है, अगस्त में ख़त्म होता है। तो उसको फिर उन्होंने स्पेशल टैक्स ईयर के नाम दिया। ठीक है, आपका तब ख़त्म होता है, लेकिन आपको फिर स्पेशल टैक्स ईयर अलॉट किया जाता है। कुछ की इन्होंने मिसाल दी हुई है, जैसे कंपनीज शुगर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनका स्पेशल टैक्स ईयर, उनका साल ख़त्म होता है 30 सितंबर को। ये गवर्नमेंट की तरफ से तय है कि शुगर जो मैन्युफैक्चरर है उनका साल हमेशा कब खत्म होगा, 30 सितंबर। तो ये क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर। जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं उनका साल हमेशा खत्म होता है 31 दिसंबर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंकों के साल खत्म होता है 31 दिसंबर को। आज बगैर तय आ जाए, अगर पूछा ना करे। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद या क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पे जो चीज रिटेन रखने की जरूरत है, जो समझने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, और वो पता कैसे चलेगा, जो मैंने आपको बताया, दोनों में एक चीज कॉमन है कि महीने कितने हैं, 12, और फर्क क्या है, वो 30 जून को खत्म हो रहा है और ये बगैर 30 जून। तो ये बस पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। अच्छा, अब एक बात बताएं, फर्स्ट जुलाई 2015 से 30 जून 2016, ये क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर। यार इस्लाम पानी का कहना है, ये क्या है, नॉर्मल टैक्स। इसका नाम क्या होगा, इसको मैं क्या कहूं, टैक्स ईयर 2015, टैक्स ईयर 2015-2016, टैक्स ईयर 2016। इसको किस नाम से पुकारेंगे, हाँ, ये कौन लोग कहते हैं 2015, हाथ खड़ा करें। बस एक ही है आप पूरी क्लास में। 15-16 वाले हाथ खड़ा करें, कुछ ज्यादा है। 16 वाले काफी ज्यादा। ये कुछ ऐसे हैं जो तीनों नहीं कहते। किसी ना किसी तरफ हो जाना चाहिए, बीच में नहीं अटके रहना चाहिए, नुकसान होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेना चाहिए। बहरहाल इसका एक असूल ये है, ये भी मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर रहा हूं, कि जिस साल में एंड होगा, जिस साल में एंड होगा, उसका जो कैलेंडर ईयर का नाम है वो इसका नाम है। ठीक है, एंड हो रहा है कब, 2000। ये कैलेंडर ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर बात कर रहा हूं, ये कैलेंडर ईयर कौन सा है, 16, वो इसका नाम होगा। ठीक है, समझ लगी बात की। यानी कि जिस साल में, तो ये 15 महीने के लाएगा, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर 15 चाह रहा था, 15-16 महीने के रहेगा, ये लंबा बहुत हो जाएगा। तो उन्होंने फिर असूल ये रखा कि है तो टैक्स ईयर, है तो टैक्स ईयर, लेकिन जून से 30 जून में खत्म हो रहा है, जो उस 30 जून के कैलेंडर ईयर का नाम है वो इसका नाम है। ठीक है, तो सिंपल आप ये याद रख ले कि जौन सा 30 जून लग रहा है वही इसका नाम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 जुलाई 2017 से खत्म हो रहा है 30 जून 2018, तो इसका नाम क्या होगा, 2000 टैक्स ईयर 18। ठीक है, 1 जुलाई 2016 खत्म हो रहा है 30 जून 2017, क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2017। भाई समझ लग रही है, जो लास्ट में जो बैठे हैं उनको लग रही है समझ, भाई साहब
समझ लग रही है? क्या समझ लगी है? जिस साल में एंड हो रहा है, जो उस साल का नाम है वो इस टैक्स ईयर का नाम है। समझ लगी? 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015, तो क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 2015, टैक्स ईयर 2015। तो टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर की 3 बातें हमने पढ़ी। पहली बात कि 12 माह का, दूसरी बात 30 जून को खत्म होगा, और तीसरी बात जिस साल में खत्म होगा उस साल के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है। स्पेशल पे बात करते हैं आप। 12 माह का बिल्कुल ठीक है, लेकिन खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। कोई मिसाल ले लेते हैं, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, 2021 ही होगा ना, 12 महीने बन रहे हैं ना, तो 12 महीने बन गए। खत्म कब हो रहा है? अदर देन 30 जून, 30 जून के अलावा खत्म हो रहा है ना, है स्पेशल टैक्स ईयर। ये समझ लग गई कि ये क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। इसको किस नाम से पुकारना है? टैक्स ईयर, सॉरी आपने क्या बताया? 2021। हाँ जी, 22। 21 वाले कौन है जी? हाथ खड़ा करें। 22 वाले कौन है? आप अकेले ही हैं। इसका असूल याद रख लें, अगर तो स्पेशल टैक्स ईयर है ना, जब खत्म हो रहा है, जब खत्म हो रहा है, इसके बाद का 30 जून कौन सा आएगा? 2022, वो इसका नाम है। जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद का 30 जून जोन सा आएगा, वो इसका नाम है। तो ये कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2022। सही है? इसमें आपने वो कंफ्यूज नहीं करना कैलेंडर ईयर में जाना, उसमें जाना नहीं। बस सादा सा असूल है कि जब वो खत्म हो रहा है उसके बाद का जो 30 जून है वो इसका नाम है। तो ये कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2022। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले तो बताएं स्पेशल टैक्स ईयर है कि नॉर्मल टैक्स ईयर है। शुरू हो रहा है 1 सितंबर 2024 को, खत्म हो रहा है 31 अगस्त 2025 को। ये नॉर्मल है कि स्पेशल है? स्पेशल है। और इसका नाम क्या होगा? टैक्स ईयर 2000, क्योंकि इसके बाद का 30 जून कब आ रहा है? 26 को। तो ये टैक्स ईयर 2026, ये इसका नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ है, स्पेशल टैक्स ईयर 2026। शुरू हुआ 1 जनवरी 2025 को, खत्म हुआ 31 दिसंबर 2025 को। नॉर्मल है कि स्पेशल है? स्पेशल है। किस नाम से पुकारेंगे? 2026। इसके बाद का जो 30 जून आएगा। 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, खत्म हुआ 31 मार्च 2025 को। स्पेशल टैक्स ईयर 2025। इसके बाद का जून जो है। 1 मई 2024 को शुरू हुआ, 30 अप्रैल 2025 को खत्म हुआ। तो क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर 2025। 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ, 30 जून 2025 को। नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। ये नीचे से सोल्यूशन दिया हुआ, यही हमने बताया कि इसमें 26 है, इसमें 25 है और ये नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है।
तो ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस है। यहां तक कोई क्वेरी, कोई चीज ना समझ लगी हो? लगी समझ सबको? जी, मंथ के एंड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, 12 महीना का जो होता है ना स्पेशल टैक्स ईयर, लेकिन नॉर्मली मंथ के एंड में ही होता है। कोई ऐसा सिनेरियोज मुश्किल ही होते हैं कि आपके वो 15 तारीख को या 10 तारीख को, मंथ एंड ही होता है नॉर्मली। और इसके अलावा अच्छा, ये तो हो गया आपका नॉर्मल्स और ये हो गया स्पेशल। ट्रांजिशनल क्या है? ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है वैसे? हाँ, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाने का जो टाइम होता है, एक ट्रांजिशन हो गया ना, एक चीज से दूसरी में बदल गया वो, तो ये ट्रांजिशनल है। तो वो जितनी देर बदलने में लगाता है वो क्या होगा? उसका टाइम होगा, ट्रांजिशनल पीरियड होगा। ठीक है, ट्रांजिशन होती है एक शक्ल से दूसरे में तब्दील करना। अब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने का जो टाइम है वो उसका क्या होगा? ट्रांजिशन टाइम। अच्छा, अगर आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, टैक्स वालों से कोई बात नहीं की किसी किस्म की, तो उस पर्सन को जो टैक्स ईयर डिफॉल्ट अलॉट होगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, अगर हमने कोई जाके उसे ये नहीं कहा कि जी मेरा तो साल फलाना टाइम पे खत्म होता है, तो वो क्या समझेगा कि आपका साल कब खत्म होता है? 30 जून को ही खत्म होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो टैक्स ईयर होता है वो क्या होगा? 30 जून। सवाए इनके ये जो हमने 3 मिसालें पढ़ी थी ना अभी 3 मिसालें, इसका तो गवर्नमेंट ने तय कर दिया ना कि इनके साथ ऐसे ही होगा। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग शुगर करेगा उसका साल हमेशा ऐसे ही एंड होगा। ये लिखी गई बातें ये इन 3 के केस में। इसके अलावा जो बंदा भी पहली दफा रजिस्टर्ड होगा अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल टैक्स इनकम टैक्स के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट जो उसको साल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? नॉर्मल टैक्स ईयर मिलेगा। ठीक है, अब उसने जब नॉर्मल टैक्स ईयर गुजारा, एक दफा गुजारा, 2 दफा, उसे महसूस हुआ यार मेरी जो इनकम है वो नॉर्मल टैक्स ईयर में मेरा साल खत्म नहीं हो रहा होता, यानी कि मेरा जो 30 जून है वो अभी मेरे 6 महीने पड़े होते हैं तो 30 जून आ जाता है, तो मेरा साल इसमें खत्म नहीं होता, मुझे अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है, यानी कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाना है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक पर्सन नॉर्मल टैक्स ईयर उसका बाय डिफॉल्ट हो या स्पेशल टैक्स ईयर बाय डिफॉल्ट हो, यह भी हो सकता है। तो वो एक शक्ल से दूसरे में ट्रांजिशन कर सकता है, नॉर्मल से स्पेशल में जा सकता है, स्पेशल से नॉर्मल में जा सकता है। ये जो टेन्योर होगा नॉर्मल से स्पेशल में जाने का, इसको जितनी मुद्दत लगेगी उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो ट्रांजिशन कर सकता है, वो बदल सकता है नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में, लेकिन इस बदलाव के लिए जो वक्त चाहिए वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल टैक्स ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, अब जरा खुद सोच के बताएं, नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का, स्पेशल टैक्स ईयर 12 माह का, तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाने के लिए भी 12 माह चाहिए होंगे? हाँ, कम चाहिए होंगे। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आपका 12 महीनों से कम का ही होता है। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। इसकी भी एक वैसे एग्जांपल दी हुई है, ये बल्कि ये आपके सामने ही ओपन है, इस एग्जांपल को ही हम लेके चलते हैं। एक पर्सन था
द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है लिमिटेड, उसका जो नॉर्मल टैक्स ईयर था 1 जुलाई 24 से 30 जून 2025 पे था, वही 12 महीने, और एंड कब हो रहा है 30 जून में। और एन एप्लीकेशन बाय एबीसी लिमिटेड, अब इसने क्या करना था, अपना टैक्स ईयर बदलना था, ठीक है। तो इसने क्या किया, कमिश्नर को रिक्वेस्ट की, सही है। कमिश्नर कौन है ये भी देखेंगे, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, हम जो एफबीआर की अथॉरिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, बल्कि एक हम वर्ड बार बार पढ़ेंगे एफबीआर, ठीक है। ये क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये एडमिन अथॉरिटीज की मैं बात कर रहा हूं। फिर इसी के साथ हम एक वर्ड पढ़ेंगे चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ठीक है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। फिर साथ में जो इससे भी ज्यादा हम पढ़ेंगे बार बार, दैट इज कमिश्नर। ये कौन है जी, इनकम टैक्स के, ये भी इनकम टैक्स के, इनलैंड रेवेन्यू के, इनकम टैक्स के। अभी आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूं, आगे आगे इसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन जो मेन अथॉरिटीज हैं वो एफबीआर है, चीफ कमिश्नर है और कमिश्नर है। जब आपने एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में जाना होता है, एक इंडिविजुअल ने, एक पर्सन ने, ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन लॉ की नज़र में, टैक्स की नज़र में, उसमें एक इनफरादी बंदा भी आता है और कंपनी को भी पर्सन कहता है, ठीक है। जो टैक्स है वो पर्सन इंडिविजुअल को भी कहता है और कंपनी को भी कहता है, सही है। तो अगर एक पर्सन ने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना है तो वो कमिश्नर को रिक्वेस्ट करता है। किसको रिक्वेस्ट करेगा, कमिश्नर को, एक पर्सन ने। और अगर एक से ज्यादा पर्सन ने ही करना हो, मिसाल के तौर पे मिजान बैंक है, एक बैंक है, अगर उसने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना है तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, कमिश्नर को। अगर सारे बैंकों ने ये काम करना है तो वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ कमिश्नर, ठीक है। अगर एक शुगर कंपनी ने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल में जाना है तो किसे रिक्वेस्ट करेगा, कमिश्नर। सारी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने करना हो तो किसको रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ। वो जो सारी का वर्ड है ना, उसको लॉ में कहता है क्लास ऑफ पर्संस, ठीक है। यानी कि एक पूरी क्लास, किसने, ये उठा दे, साथ वाले को उठा दे, मैंने कहा हाथ ला के उठ जाए, फोकस करें इधर, क्लास ऑफ पर्संस, ठीक है। एक से ज्यादा लोग अगर वो काम करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, क्लास ऑफ पर्संस। अगर एक स्कैन्स है, उसने नॉर्मल से स्पेशल में जाना है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है सीए का, तो किसको रिक्वेस्ट करेगा, कमिश्नर को। अगर सारे अकाउंटिंग के टीचिंग इंस्टीट्यूट से काम करेंगे तो किसे रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो यहां पे ये देखें, एबीसी लिमिटेड एक पर्सन है ना, इसमें इंडिविजुअल भी शामिल है पर्सन में और कंपनी में। तो एक ने किसको रिक्वेस्ट की है, कमिश्नर को रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट की है कि हमें अप्रूवल दे दे टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल था तो उसने कहा कि हमें अप्रूवल दे दो किसकी, कि मैं अडॉप्ट करूं वो टैक्स ईयर जो कब खत्म हो रहा हो, हर साल 30 सितंबर में खत्म। शुरू कब होता होगा, 1 अगस्त को, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये रिक्वेस्ट उसने कब की, ये कहीं लिखा है इसने, इसको यहां बना लेते हैं। ये जो पर्सन था एक एबीसी लिमिटेड, उसका 1 जुलाई
2025 24 30 जून 2025 ये बन रहा था नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, इसने रिक्वेस्ट की कि मेरा साल बदल दो और वो कब खत्म होना चाहिए, 30 सितंबर 2025 को खत्म होना चाहिए। अब देखिएगा, इसका साल वो फर्ज करे उसने अलाउ कर दिया, तो उसका साल 30 जून पे खत्म हो रहा था, अब कब खत्म हो जाएगा, 30 सितंबर 2025 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहली दफा जब खत्म हुआ होगा, कब खत्म होगा, 30 सितंबर 2025। अगली दफा वो कब खत्म होगा, 30 सितंबर 2026 को। और हर साल अब कब खत्म हो रहा होगा, 30 सितंबर 2026 को। समझ लगी है क्या हुआ है भाई, समझ लगी है, लगी है समझ क्या हुआ है, क्या हुआ है यहां पर, टैक्स ईयर चेंज हुआ है। उसने 30 जून को रिक्वेस्ट की कि मेरा साल बदल दे और ऐसा साल ले आए जो हर साल कब खत्म हो, तो पहली दफा वो कब खत्म हुआ होगा, 30 सितंबर 2000, हर साल फिर 30 सितंबर खत्म हो रहा। अब ये हुआ क्या है, ये देखें, ये कितने महीने, ये कितने महीने, ये कितने महीने, 12 मंथ्स। ये नॉर्मल टैक्स ईयर, ये स्पेशल टैक्स ईयर, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। देखें, जब उसने पहली दफा रिक्वेस्ट की कि मेरा अब आइंदा से साल कब खत्म करना है, 30 सितंबर को, तो ऑब्वियसली पहली दफा जो उसका कुछ महीनों में खत्म हो गया होगा और उसके बाद फिर 12-12 महीनों में खत्म होगा। तो ये पहली शक्ल से दूसरी शक्ल पे जाने के लिए ये उसने अपनी ट्रांजिशन बदली, और इस बदलाव को लिए जो टाइम लगा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है, और ये 12 माह से कम का। समझ लगी बात की भैया, आपको समझ लगी है, हैं? अच्छा, इसमें और ऐड करें जरा, इसको मैं किस नाम से पुकारूंगा, टैक्स ईयर 2000, इसे किस नाम से पुकारेंगे, टैक्स ईयर 2025। इसे किस नाम से पुकारूंगा, टैक्स ईयर 2000, इसे किस नाम से पुकारूंगा। इसका भी वही असूल है जो स्पेशल टैक्स ईयर का है कि इसके बाद का 30 जून था वो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स ईयर 2026, इसका भी वही असूल है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ये बनाना, ये बना ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। शुरू हुआ 1 जुलाई 25 से और खत्म हुआ 30 सितंबर। तो ये मेरा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बन गया। ठीक है, तो ये क्या था, नॉर्मल से स्पेशल में गया। अब ये भी हो सकता था कि ये 2 साल बाद वापस कहे कि मुझे स्पेशल से नॉर्मल पे ले आओ, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, 30 सितंबर 2026 से
वो जब नॉर्मल में जाएगा तो पहला 30 जून को खत्म होगा और फिर हर साल 30 जून को खत्म होगा। तो जब ये वापस स्पेशल से नॉर्मल पे जाएगा तो इसका ट्रांजिशन कितने महीनों का बन जाएगा? 9 मंथ्स का ट्रांजिशन बनेगा। लगी समझ कि जब ये वापस स्पेशल से नॉर्मल पे जाएगा तो पहला जो ट्रांजिशन का टाइम है वो 30 जून पे खत्म होगा और फिर हर साल 30 जून पे खत्म होता रहेगा। समझ लगी? तो वो फिर आपका 9 माह का ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड कहला देगा। इसकी एग्जांपल एक यहां पे भी दी है, जिसको पढ़ ले। द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून 2025। On an application by the ABC Limited, Commissioner granted approval to adopt special tax year of 30th September each year. The period from 1 July 2025 से 30 सितंबर 25 will be treated as transition। ये वाला पीरियड ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। कोई क्वेश्चन? जी सर, अगर जो मैंने क्लास में क्वेश्चन है उसमें आपने कहा कि मतलब 1 दिन का आएगा तो वो हमारे पर्सन नंबर ज़्यादा मतलब क्लास अगर मतलब मीट में हो मतलब 2 या 3 बैंक में सारे बैंक में हो तो वो किसमें करेंगे? वो फिर आपके इंडिविजुअल जाएंगे, वो सारे इकट्ठे होके नहीं जाएंगे। और एक और सवाल, वो भी पर्सन्स में कहलाएगा। क्लास ऑफ पर्सन्स का मतलब है सारे सेक्टर पे जब लगेगा ना तो वो क्लास कहलाएगा। और सर जो मतलब अगर किसी किस्म में ये नहीं मैचिंग कि शुगर पकड़ने या बैंक है तो स्पेशल ईयर है तो हम स्पेशल ईयर में कंसीडर करेंगे नॉर्मल। क्वेश्चन के अंदर आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको वो बताएगा कि इसका एग्जिस्टिंग टैक्स ईयर क्या है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो शुगर वगैरह का ये मिसाल है, ये आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बताया है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि शुगर का यही है तो क्वेश्चन में शुगर आ गया तो मैंने यही लिखना है। वो हो सकता है क्वेश्चन में शुगर मैन्युफैक्चरिंग कह दे और कह दे उसका टैक्स ईयर 30 जून पे खत्म होता है, तो जो क्वेश्चन में लिखा है मेरे लिए वो हरफ आखिर है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमेशा वो एग्जिस्टिंग साल बताएगा कौन सा है और किस में जाना है वो भी बताएगा कौन सा है, ठीक है? और कोई सवाल? पढ़े आगे? सब समझ आ गया? वो भाईजान आपको समझ आया है? वो जो एंड पे बैठे आपके पीछे कोई भी नहीं है। समझ लगा है? क्या समझ लगा? नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल, तीनों समझ लग गए? ये मैं टेस्ट लेता होता हूँ साथ साथ। अच्छा जी, यार ये तो पढ़ाने लगाओ, अभी शुरू करने लगाओ, ठीक है? कंपेलिंग अभी इसके ऊपर आता हूं, मैं यहां पे आया हूं इसी वजह से अब ये पढ़ाने लगा हूं। अच्छा, नॉर्मल से स्पेशल में जाना, स्पेशल से नॉर्मल में जाना, इसका प्रोसीजर है, ठीक है? वो प्रोसीजर आईकैप ने तकरीबन 2 से 3 दफा मेरे ख्याल से अपने पास पेपर्स में पूछा है। वो मैं आपको ये करने के बाद साथ साथ ही करवाता रहूंगा कि आईकैप कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो बहरहाल उसने बताया कि जी ये कंपनी है वो नॉर्मल टैक्स ईयर में थी या वो स्पेशल टैक्स ईयर में मूव कर रही है, तो उसका तरीका बताएं। तो ये कोई 5-6 कंडीशंस हैं जो पूरी करना ज़रूरी है, ठीक है? मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात, पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर, ये सिर्फ ये नहीं कि स्पेशल वाला नॉर्मल में जा सकता है, ये जितनी कंडीशंस हैं ये वाइस वर्सा भी लगती हैं। जो स्पेशल से नॉर्मल पे जाए या नॉर्मल से स्पेशल पे जाए, तो ये दोनों पे लगेंगी। सबसे पहली बात, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग में, लिख के रिक्वेस्ट करेगा कि मैं ये काम करना चाह रहा हूं, ठीक है? मैं अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है? सबसे पहली बात।
कमिश्नर में बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर। कमिश्नर एक ऑर्डर इशू करेगा और उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। मैं कहा है, हमेशा देगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मे अलाउ, पहली बात। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कमिश्नर को लिखना है, और अगर क्लास ऑफ पर्सन है तो किसे लिखेंगे, चीफ कमिश्नर को लिखेंगे। कमिश्नर शेल ग्रांट परमिशन, वो इजाजत सिर्फ और सिर्फ तब देगा ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड का उर्दू तर्जुमा क्या होगा, अशद जरूरत, ठीक है। वो ये साबित करेगा अपनी राइटिंग में, अपनी एप्लीकेशन में, कि इसको बदलना मेरी अशद जरूरत है, ठीक है, इसको बदलना मेरा अशद जरूरत है। इन्हें ला दे, ठीक है, उड़ जाए। 2 दफा आपको कह दिया मैंने, है शोन अ कंपेलिंग नीड, तो ये बदलना उसकी क्या है, अशद जरूरत। अशद जरूरत क्या हो सकती है, अभी आपने पूछा था, वो सिंपल एक ही हो सकती है कि मेरा आमदनी का साल 30 जून में खत्म नहीं होता, सिंपल ऐसा है। मेरी साल की आमदनी कंक्लूड नहीं होती 30 जून तक, तो मेरी साल की आमदनी जिस साल में कंक्लूड होती है मैंने वो लेना है बस। तो ये अशद जरूरत उसे बताना जरूरी है। टू यूज अ स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, एज द केस में बी, एंड द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी सच द कमिश्नर में इम्पोज। कमिश्नर इजाजत दे सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है। ठीक है, तुम्हें इजाजत दे दी, कर लो, लेकिन तुमने फलाना फलाना काम करना है, ठीक है। तो कमिश्नर इजाजत दे सकता है लेकिन साथ में क्या लगा सकता है, कंडीशंस भी लगा सकता है, ठीक है। A change of a tax year from a normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. देखिए ऊपर उसने क्या बताया कि रिटर्न में एप्लीकेशन देगा, कमिश्नर ऑर्डर दे सकता है, लेकिन रिटर्न में जब एप्लीकेशन देगा साथ में क्या बताएगा, अपनी कंपेलिंग नीड बताएगा। वो जब ऑर्डर देगा तो ऑर्डर देते हुए कोई कंडीशन रख सकता है। यहां पे वो बात कर रहा है कि ये जो इसने यहां पे ऑर्डर दिया था उसको वापस ले सकता है, कमिश्नर विड्रॉ कर सकता है, इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल। जो ऊपर ऑर्डर दिया था वो उसको क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। क्यों, वो कहता है यार अब इसे जरूरत नहीं है मेरे नजदीक, वो वापस कर लो ऑर्डर। लेकिन ये विड्रॉल कभी भी उस पर्सन को सुने बगैर नहीं करेगा, उस पर्सन को सुने बगैर नहीं। यानी कि कमीशन ये नहीं है कि आज सोया सुबह उठते साथ ही नहीं यार वापस कर लो, खैर वो उस पर्सन को बताएगा कि भाई जो मैंने तुम्हें अलाउ किया था स्पेशल टैक्स ईयर वो मैं वापस कर रहा हूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं, ठीक है। तो वो उसको अपॉर्चुनिटी देगा, उससे सुनवाई करेगा, फिर जाके अपना ऑर्डर देगा कि हाँ उसने कोई अच्छी कोई इतनी बात नहीं की तो बस ठीक है वापस कर लो, लेकिन सुनने की अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। आगे चले। ऑर्डर ऑफ द कमीशन फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस मे बी और मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। ऑर्डर की इफेक्टिवनेस कब से होगी, वो जो इसने ऑर्डर दिया वो इफेक्टिव कब से होगा। ये देखिए नॉर्मल से स्पेशल में गया, ऑर्डर दे दिया, इफेक्टिव कब से हुआ ये ऑर्डर, 1 जुलाई 2025 को इफेक्टिव हुआ या 1 अक्टूबर 2025 को इफेक्टिव हुआ। ये देखिए इसे क्या लिखा है, शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, उस तारीख से इफेक्ट में आएगा, बीइंग दी फर्स्ट डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। तो स्पेशल टैक्स ईयर की पहली तारीख क्या थी, 1 अक्टूबर
तो ऑर्डर की इफेक्टिवनेस यहां से शुरू होगी, ऑर्डर की इफेक्टिवनेस यहां से शुरू होगी। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड। बोर्ड से क्या मतलब है? गते का बोर्ड, FBR। जहां पे भी हम बोर्ड का वर्ड सुनेंगे वो हम क्या समझेंगे? FBR, कि FBR को कह रहा है। अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमीशन एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर अ स्पेशल टैक्स ईयर और विदड्रॉल ऑफ द सेम एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। अब यहां पे क्या हो रहा है? पर्सन ने एप्लीकेशन दी कमिश्नर को कि मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दो। उसने कहा मैं नहीं करता, कमिश्नर ने कहा मैं नहीं करता। अब कमिश्नर के इस डिसीजन के खिलाफ वो पर्सन कहां जाएगा? बोर्ड, FBR, कि यार उसने मुझे अलाउ नहीं किया। पहली बात। दोबारा कब जा सकता है? कमिश्नर ने कहा कि तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं वापस कर रहा हूं, आ जाओ, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं सुनने की, तो क्या मैं इसको स्पेशल टैक्स ईयर को वापस नॉर्मल टैक्स ईयर में लेके जा रहा हूं। उसने उसकी सुनवाई की, वो कहता नहीं मेरे लिए जरूरी है, अभी ना लेके जाओ। उसने कहा नहीं ठीक है मैं लेके जा रहा हूं। उसने यहां ये लिखा है ना कि उसे सुनने की अपॉर्चुनिटी देगा, ये तो नहीं लिखा कि उसकी बात मानेगा। तो उसने उसको सुनने की अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन डिसीजन बाद में यही कर लिया कि स्पेशल से वापस नॉर्मल में। तो इस डिसीजन के खिलाफ वो पर्सन कहां जाएगा? FBR। सही है। अब अगर मैं इसे समराइज करूं तो सबसे पहले पर्सन क्या करेगा? रिटर्न एप्लीकेशन देगा। रिटर्न एप्लीकेशन में क्या लिखेगा? कंपेलिंग नीड लिखेगा। कमिश्नर इजाजत दे सकता है, लेकिन क्या इंपोज कर सकता है? कंडीशंस इंपोज कर सकता है। ये तीन बातें। कमिश्नर दी हुई इजाजत वापस ले सकता है, लेकिन पर्सन को सुनने की क्या देगा? अपॉर्चुनिटी देगा। पर्सन बोर्ड में जा सकता है कमिश्नर के खिलाफ दो सिचुएशन में। पहली सिचुएशन जब उसने रिक्वेस्ट की और उसने नहीं मानी। दूसरी सिचुएशन उसने रिक्वेस्ट की कि अपनी दी हुई परमिशन वापस ना लो और उसने वापस ले ली। ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में वो इंडिविजुअल या वो पर्सन उस कमिश्नर के खिलाफ कहां जा सकता है? FBR के पास जा सकता है। ठीक है। और इसमें जो हमने आखिरी बात पढ़ी थी वो क्लास ऑफ पर्सन का भी यहां पे कहीं जिक्र था, वो खैर से भी मिल नहीं रहा। तो बहरहाल अगर इंडिविजुअल है तो उसमें जाएगा, अगर पर्सन है तो कमिश्नर के पास, और अगर क्लास ऑफ पर्सन है तो चीफ कमिश्नर। ठीक है। तो आज हमने एक बार याद रखिएगा, दिस इज द बेसिक्स। अगर आपको टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना नहीं आया तो आप सही तरीके से उसकी आमदनी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आमदनी कैलकुलेट सही नहीं कर पाएंगे तो टैक्स के रेट का इस्तेमाल सही नहीं कर पाएंगे। टैक्स के रेट का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो टैक्स सही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ICAP क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा और आपके नंबर काटेगा और आपको सही नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा है इसको घर जाके रिव्यू करना है, पढ़ना है, याद करना है, और कोई मसला हो कल मेरे से सवाल करना। ठीक है। ओके।